नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी वैश्विक रिपोर्ट में भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर चिंता जाहिर की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सत्तारूढ़ हिंदू राष्ट्रवादी बीजेपी की नेतृत्व वाली सरकार की नीतियों ने हाशिए के समुदायों, सरकार की आलोचना करने वालों, मीडिया और धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुसलमानों पर हमले तेज कर दिए हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने 100 से ज्यादा देशों में मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर अपनी वैश्विक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में भारत को लेकर कहा गया है कि भारत सरकार ने विदेशी फंडिंग के नियमों व वित्तीय अनियमितताओं के निराधार आरोपों का इस्तेमाल करके अधिकार समूहों को बंद कर दिया। सरकार ने ऐसे कानूनों और नीतियों को अपनाया है जो धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव करते हैं। सरकार द्वारा आतंकवाद निरोधी और राजद्रोह जैसे कठोर कानूनों के तहत कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और अन्य अमन पसंद आलोचकों को गिरफ्तार करना जारी है, लेकिन वो अक्सर हिंसा भड़काने वाले भाजपा समर्थकों या भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहती है। बीजेपी शासित राज्यों में प्रशासन ने मुसलमानों के घर और संपत्तियां तोड़ी हैं और यह कदम बिना कानूनी वैधता या प्रक्रिया के तहत उठाया गया है। ऐसा विरोध प्रदर्शन या कथित अपराधों की सजा के तौर पर किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच की दक्षिण एशिया निदेशक मीनाक्षी गांगुली ने रिपोर्ट में बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ने का भी जिक्र किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगस्त में भाजपा सरकार ने 2002 के मुस्लिम विरोधी दंगों के दौरान एक गर्भवती मुस्लिम महिला के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के 14 सदस्यों के कत्ल के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे 11 हिंदुओं की जल्द रिहाई को मंजूरी दे दी। भाजपा के सहयोगियों ने सार्वजनिक रूप से इसका जश्न मनाया, जिसकी व्यापक निंदा हुई। इस कार्रवाई ने अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति यहां तक कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में भी सरकार के भेदभावपूर्ण रवैये को उजागर किया। ह्यूमन राइट्स वॉच ने रिपोर्ट में भारत में ईसाइयों को परेशान करने के लिए जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने वाले कानूनों का दुरुपयोग करने की भी बात कही है। दिल्ली के सूचना और प्रचार निदेशालय ने आम आदमी पार्टी को 163.62 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस दिया है। वसूली का यह नोटिस कथित तौर पर राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापन के रूप में प्रकाशित करने के आरोप में दिया गया है। डीआईपी ने वसूली नोटिस में कहा है कि दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी को नोटिस जारी होने के 10 दिनों के भीतर इस राशि का भुगतान करना होगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक नोटिस में कहा गया है कि अगर आम आदमी पार्टी के संयोजक ऐसा नहीं करते हैं तो दिल्ली के उपराज्यपाल के द्वारा दिए गए पुराने आदेश के मुताबिक पार्टी की संपत्तियों की कुर्की सहित सभी कानूनी कार्रवाई समय पर की जाएगी। बता दें, बीते साल दिसंबर में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया था कि आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए वसूल किए जाएं। कहा गया था कि राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापन के रूप में प्रकाशित करके दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साल 2015 में, दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा साल 2016 में दिए गए आदेशों का उल्लंघन किया। दिल्ली सरकार के सूचना और प्रचार निदेशालय यानी डीआईपी की ओर से आम आदमी पार्टी को करीब 164 करोड़ रुपए का वसूली नोटिस दिए जाने पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला है। दिल्ली सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी दिल्ली सरकार के अफसरों को मजबूर कर रही है कि वो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को निशाना बनाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अफसरों का दुरुपयोग करना बंद करना चाहिए और वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार को काम करने दें। सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी दिल्ली सरकार के अफसरों का अपने राजनीतिक इस्तेमाल के लिए किस तरह दुरुपयोग कर रही है। डीआईपी का ये नोटिस इसका बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने सूचना मांगी है कि आखिर ये कौन से विज्ञापन हैं जिनके लिए वसूली नोटिस दिया गया है और इनमें गैर कानूनी क्या है। सिसोदिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने चुना है, लेकिन बीजेपी अफसरों पर असंवैधानिक कब्जा करके बैठी हुई है। उन्होंने कहा कि वसूली नोटिस के जरिए ये कहा गया है कि दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली से बाहर विज्ञापन दिए गए, लेकिन दिल्ली के अखबार बीजेपी शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के विज्ञापनों से भरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अखबारों में मध्य प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सहित तमाम राज्यों के विज्ञापन छपते हैं और कांग्रेस शासित राज्यों के विज्ञापन भी दिल्ली में छपते हैं। उन्होंने पूछा, क्या बीजेपी वहां के मुख्यमंत्रियों से विज्ञापन का पैसा वसूलेगी? भारत में आज 2 दिवसीय वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की शुरुआत हो गई। इस ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन 12 से 13 जनवरी के बीच होगा। इसके उद्घाटन समारोह को पीएम मोदी ने संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस दौरान समिट में शामिल देशों से साथ मिलकर नई वैश्विक व्यवस्था बनाने और एक दूसरे के विकास में सहयोग देने की अपील की।
पीएम मोदी ने इस साल की चुनौतियों का हवाला देते हुए कहा, दुनिया संकट से गुजर रही है। एक वैश्विक आवाज के तौर पर हमें भविष्य में बड़ी भूमिका निभानी है। हमारे देशों में 3/4 मानवता बसती है। दुनिया की बेहतरी के लिए हमारी भी समान आवाज होनी चाहिए। बता दें, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस सम्मेलन में 120 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। मालूम हो कि दुनिया को आर्थिक और सामाजिक विकास के आधार पर 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला एक है ग्लोबल नॉर्थ, जिसमें अधिक विकसित देश हैं जैसे अमेरिका और यूरोप के देश, जापान आदि, और दूसरा है ग्लोबल साउथ, जिसमें कम विकसित देश हैं जैसे अफ्रीका के देश, एशिया आदि के देश। भारत में अभी हो रहा आयोजन दूसरे नंबर का है, यानी कम विकसित देशों का है, जिसे ग्लोबल साउथ समिट कहा गया है। ये सम्मेलन ग्लोबल साउथ में आने वाले देशों को अलग अलग वैश्विक मुद्दों पर अपना पक्ष रखने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। जोशीमठ शहर के धंसने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने अभी सभी अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि ये माहौल ना बनाएं कि जोशीमठ खत्म हो रहा है। यहाँ बस 25% घरों में दरारें आई हैं, उन्हें खाली करा लिया गया है। हमारे लोगों की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर है। अगर डर का माहौल रहेगा तो पर्यटक नहीं आएंगे। अभी 4 महीने बाद 4 धाम की यात्रा भी है। लोग धीरे धीरे संतुष्ट हो रहे हैं। एनडीटीवी से बात करते हुए इमारतों को तोड़ने के बाद मुआवजे को लेकर सीएम ने कहा कि हमने जो 1.5 लाख की फौरी राहत की घोषणा की है वो आज शाम तक लोगों के खातों में चली जाएगी। हम आगे और राहत राशि देंगे। हमने सरकार और जनप्रतिनिधियों की एक कमेटी बना दी है जो मुआवजे को लेकर बात कर रही है। इसके अलावा दरारें क्यों आई, अभी उसका अध्ययन भी चल रहा है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के बीच जो रिपोर्ट आ रही है वो और पारा गिराने का दावा कर रही है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अभी उत्तर भारत के लोगों को ठंड की पीक से गुजरना बाकी है। एनडीटीवी की रिपोर्ट में कहा गया है कि एक मौसम विशेषज्ञ ने भविष्यवाणी की कि अगले सप्ताह मैदानी इलाकों में तापमान -4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। लाइव वेदर ऑफ इंडिया के संस्थापक नवदीप दहिया ने ट्वीट कर कहा कि उत्तर भारत में 14 से 19 जनवरी के बीच कड़ाके की ठंड पड़ सकती है और 16 से 18 जनवरी के बीच इसके पीक पर रहने की संभावना है। नवदीप भैया ने कहा कि मैंने करियर में अभी तक भविष्यवाणी मॉडल में कभी भी तापमान इतना कम नहीं देखा। मैदानी इलाकों में तापमान -4 डिग्री से 2 डिग्री तक। भारत और श्रीलंका के बीच आज दूसरा एक दिवसीय मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में हो रहा है। दूसरे वनडे मैच में मेहमान टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। अगर भारत आज हो रहे इस मैच में जीतता है तो 3 मैचों की सीरीज भारत अपने नाम कर लेगा। पहले मैच में भारत श्रीलंका को हरा चुका है, यानी भारत सीरीज में 1-0 से आगे चल रहा है। इससे पहले हुई T20 सीरीज में भी भारत ने श्रीलंका को हराया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।